चलिए, तो इसके बाद आज हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 फाइलम पढ़े, पॉलीफेरा, सेरेंटेटा, सेक्शन हो गया, उसके बाद हमारा कोष्ठांतरी हो गया। नाउ वी स्टार्ट प्लेटिहेल्मिन्थ्स, पट्टिकृमि, चपटेकृमि। ठीक है, तो पट्टिकृमि या चपटेकृमि जो है, इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूंगा। ये जो भी एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने केवल 2 फाइलम पढ़े हैं। तो आपने देखा कि 2 फाइलम के अंदर कितनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा नेट के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम कि अगर केवल बेसिक पॉइंट्स को देकर, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो जनरल पॉइंट्स पढ़ने का सिंपल सा तरीका है। एनिमल किंगडम मैंने कहा कि बहुत टफ समझते हैं बच्चे, लेकिन नहीं है। आप लोगों को दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जनरल पॉइंट पहले क्लियर करना है। ओके, तो जनरल पॉइंट्स देखिए, अभी मैंने प्लेटिहेल्मिन्थ्स के भी जनरल पॉइंट पहले लिखे, जो स्पेसिफिक पॉइंट होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उसी के बीच में मैं स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको बताऊंगा वो आपको अलग से याद रखने हैं। बाकी सब जनरल पॉइंट्स कंपैरिजन कर करके आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से बढ़िया से लगातार कंटिन्यू आपको ये करना ही है। ठीक है, तो चलिए प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर हम प्लेटिहेल्मिन्थ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, चपटेकृमि जो होते हैं, इनके अंदर इनको चपटेकृमि क्यों कहा, फ्लैट वर्म्स क्यों कहा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स को फ्लैट वर्म्स क्यों कहते हैं, इसका रीजन आपको समझना है। पहली लाइन देखिए, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दे आर डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस दे आर कॉल्ड प्लेटिहेल्मिन्थ्स। मतलब अगर कोई प्राणी है, उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्या कर दिया गया, पिचका दिया जाए। अगर उनको पिचका दिया गया तो पिचकने के बाद, अब आप समझो, अगर ये बिल्कुल पिचक गए तो वो कैसे होंगे, पृष्ठ सतह से भी एकदम फ्लैट और वक्ष सतह से भी एकदम फ्लैट। तो दोनों सतह से ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, है ना। इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया, फ्लैट वर्म्स। और देखिए जैसे लिप होती है ना, पर्ण होती है, दोनों सतह से फ्लैट, तो ये जनरली कैसे होते हैं, लीफ लाइक या फिर रिबन लाइक। ठीक है, तो ये डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होने के कारण मॉर्फोलॉजी के आधार पर हमने इनको क्या कहा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स कहा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। मैंने कहा था बेसिक पॉइंट 7 थे, उनमें सेगमेंटेशन भी एक था। सेगमेंटेशन क्यों किसमें पाया जाता है, हमने पहले ही बात कर लिया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेडा। उनके अलावा सभी में सेगमेंटेशन तो होगा भी, इनमें से भी, तो इनमें भी ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इनमें ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है। बाहर से देखने पर ये आपको सेगमेंटेड लगेंगे, जैसे पेशियोला पेटिका, जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत सारे छोटे-छोटे खंडों में विभक्त है, बट वो खंडों में विभक्त नहीं है, यानी इनमें खंडता नहीं पाई जाती। ट्रू सेगमेंटेशन यानी खंडता का अभाव होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दिखने में लगेगा कि ये सेगमेंटेशन है, लेकिन नहीं है, क्योंकि सेगमेंटेशन केवल किसमें बोला था आपने, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेट्स में पाया जाता है। इनमें बिल्कुल भी नहीं होगा, दिखने में लगेगा कि खंडता दिख रही है, बट नहीं है। ठीक है, सभी लाइंस, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लाइंस आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटेट। ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम क्या बोल रहे थे कि जनरली मेराइन होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, लेकिन ये ऐसे मेराइन तो होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली दीज आर एंडोपेरासाइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोपेरासाइट, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ये एंडोपेरासाइट वर्ड का मतलब है अंतः परोपजीवी, यानी ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी कि ये उनके अंदर जाकर क्या करने लगे, परजीवी के रूप में रहने लगे। पहली बार परजीविता यहाँ से स्टार्ट हो गई, अभी तक बड़ा दोनों में नहीं था, सचिद्री में भी नहीं था और कोष्ठांतरी में भी नहीं था। चपटेकृमियों से, प्लेटिहेल्मिन्थ्स से पहली बार क्या स्टार्ट हो गई, परोपजीविता। ये एंडो भी होते हैं, एक्टो भी होते हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट भी पढ़ेंगे आप। ज़्यादातर कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट।
एग्जाम्पल देख लीजिए, टीनिया सोलियम, ये और ये एंडोपैरासाइट किसमें होंगे, एनिमल्स और इवन ह्यूमन बीइंग में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टीनिया सोलियम जो नाम आप जानते ही हो, पट्टीकृमि, ठीक है। इसी तरह यकृतकृमि, शिप लीवर फ्लूक, ठीक है। तो ये पट्टीकृमि यानी टीनिया सोलियम, यकृतकृमि, शिप लीवर फ्लूक, बायोलॉजिकल नेम फेसियोला हेपेटिका याद रखना है, और टेपवर्म याद रखना है। इसका बायोलॉजिकल नेम ये है बेसिकली, है ना। तो ऐसा करो, बायोलॉजिकल नेम को ब्रैकेट में रखूंगा, और टेपवर्म टीनिया सोलियम, तो यहाँ पर ऐसे रखो, ये है पॉर्क टेपवर्म पट्टीकृमि, बायोलॉजिकल नेम टीनिया सोलियम, ओके। ये दोनों बायोलॉजिकल नेम हो गए एक साथ, टीनिया सोलियम, ठीक है। और ये हो गया आपका लीवर फ्लूक। हालांकि एग्जाम्पल्स अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल आपको क्या याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब कि ये जो लीवर फ्लूक और पट्टीकृमि और यकृतकृमि है, ये किसके रूप में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एंडोपैरासाइट के रूप में, ओके, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। फ्री लिविंग भी होते हैं, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बारे में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि इसके अंदर रिजेनरेशन पाया जाता है ना। उन्नत भवन की बहुत जबरदस्त क्षमता होती है इनके अंदर, एक जगह से काट दो दूसरा बन जाता है। बॉडी प्लान, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान इनमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कोष्ठांतरी में था। ब्लाइंड सेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट, अंधकोतली प्रकार का होता है, यानी एक माउथ है लेकिन एनस नहीं है, माउथ ही दोनों काम करता है, सिंपल। उसके बाद सिमेट्री। अब देखिए, अभी तक दोनों में जो सिमेट्री आई थी वो कौन सी आई थी, एक में एसिमेट्रिकल, एक में रेडियल सिमेट्रिकल। अब जो आई है वो आई है बेटा बायलैटरली सिमेट्रिकल, समद्विपार्श्व सममित, यानी इनको क्या किया जा सकता है, जैसे बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि जिनको एक पार्ट से दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, एक तल से जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सके, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी समद्विपार्श्व सममित प्राणी। तो ये समद्विपार्श्व सममित होते हैं, यहाँ से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई, ये इनका हायर कैरेक्टर हो गया, किससे के रेस्पेक्ट में, सिलेंट्रेट्स के रेस्पेक्ट में, कोष्ठांतरी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी देखिए फिर डेवलपमेंट आया थोड़ा सा, इससे पहले वाले में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यानी इनमें अंग लेवल का, अंग स्तर का ऑर्गेनाइजेशन या आयोजन स्तर में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, अगर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन बन गए हैं, साथ साथ में ऑर्गन कौन कौन से हैं, देखिए हुक्स और सकर्स, ये भी ऑर्गन ही होते हैं। तो इनके अंदर क्योंकि ये है, परजीवी के रूप में रहेंगे किसी के अंदर, तो रहेंगे तो उसकी फूड को जब कैप्चर करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ऑर्गन डेवलप होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो उनके ऑर्गन है हुक एंड सकर्स। सकर्स के थ्रू ये शक करते हैं, ठीक है, फूड को शक करेंगे, हुक्स के थ्रू ये उस जगह पर क्या करेंगे, होल्ड करने की कैपेसिटी रखेंगे। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एग्जांपल्स को आप लोग और सकल से समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कितने बेसिक पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट बेसिक पॉइंट, जर्म लेयर। अभी तक जो हमने पढ़ी दोनों में, जर्म लेयर ऑर्गेनल्स में भी डिप्लोब्लास्टिक, कोष्ठांतरी में भी डिप्लोब्लास्टिक, इनमें आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी अब इनके अंदर 3 गर्भ स्तर आ गए, बाह्य गर्भ स्तर एक्टोडर्म, मध्य गर्भ स्तर मेसोडर्म, एंडोडर्म, अंतर्गर्भ स्तर। तो तीनों गर्भ स्तर इसके अंदर आ चुके हैं। ये भी इनका एक एडवांस कैरेक्टर हो गया कोष्ठांतरी से ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको सभी पॉइंट्स एकदम क्लियरली याद रखने हैं। कोष्ठांतरी से डेवलप कैरेक्टर कौन कौन से आए, बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक,
जबकि ब्लड सेल उसमें भी था, इसमें भी है, ये कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। पैरासाइटिक फॉर्म इनमें डेवलप हो गई, वो पैरासाइटिक नहीं थी, ठीक है। सेगमेंटेशन उनमें भी नहीं था, इनमें भी नहीं है, दिखने में लगेगा बट है नहीं, ठीक है। इनको क्यों बोलते हैं हम प्लेटियल मीन्स, क्योंकि ये पृष्ठ और वक्ष, डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रली, पृष्ठ और वक्ष दोनों बाजू से कैसे दिखते हैं, फ्लैटन चैप्टर, इसलिए प्लेटियल मीन्स। इस तरीके से ये बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर, ओके डन। चलिए, तो इसके बाद हम लोगों ने जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, अब आते हैं बेसिक के बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में नंबर 1 बॉडी वॉल, गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ये सभी अगर अपने को पढ़ना है तो ऐसा तो सोच रहे नहीं कि भाई इसके अंदर ये चीज छोड़ देते हैं, नहीं, केवल क्या करना है, जो उनमें मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं, ठीक है। लाइन, एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, बस ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो मेन पॉइंट है समझ कर उनको एक पॉइंट को याद रखना है। देखिए, बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, अब आपको पता है बॉडी वॉल जो बनेगी वो बिना जर्म लेयर के नहीं बन सकती। तो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कोष्ठाग्र के अंदर भी कि उनमें 2 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उनकी बॉडी वॉल में भी मेनली कितनी लेयर थी, 2 ही थी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जब तीनों जर्म लेयर आ गई तो अब यहाँ पर याद रखिए एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के थ्रू यहाँ पर मेसोडर्म डेवलप हो गई है, मतलब अब मसल लेयर्स का आना भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉडी वॉल में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एपिडर्मिस होगी, आउटर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर है, ठीक है, एंडोडर्म के थ्रू अंदर की लेयर भी बनेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो मैंने रेड में लिखा है, मसल लेयर यहाँ पर पहली बार डेवलप हुई। और क्यों डेवलप हुई, इसका रीजन इससे पहले वाले पॉइंट में था कि जर्म लेयर में मेसोडर्म आ गई। जब मेसोडर्म आ गई तो आपको पता है मसल्स यानी स्नायु का उद्भव किससे होता है, मेसोडर्म से। तो यहाँ पर मसल लेयर आने का कारण वही है कि यहाँ पर तीसरी जर्म लेयर आ चुकी थी, वो अगर याद है तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद गैस एक्सचेंज, बिल्कुल सिंपल, जनरल बॉडी सरफेस, कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। एक्सक्रीशन के लिए अभी तक चल रहा था जनरल बॉडी सरफेस, यहाँ पर लेकिन स्पेसिफिक सेल आ गई, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल, ज्योत कोश, ज्वाला कोश, अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। फ्लेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी आश्रुति नियमन। तो आश्रुति नियमन क्या होता है, मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसकी मात्रा को बनाए रखना, ताकि उनका जो बॉडी का जो शेप है, फ्लैट है, वो बना रहे। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा को मेंटेन करना, या एक्सक्रीशन के लिए यानी उत्सर्जन माटे इनमें विशिष्ट कोश पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। ओके, फ्लेम सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइलम प्लेटियल्स, ज्योत कोश पाई जाती है। अब बात करेंगे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, अमोनिया, पहले भी अमोनिया था, वो भी अमोनोडेलिक थे, निडेरियंस भी, और उससे पहले पॉलीफेनोल्स भी अमोनोडेलिक थे, ये भी अमोनोडेलिक है, कोई अलग बात नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो इनमें इससे पहले वाले में सर्कुलेशन का काम कौन कर रहा था, गैस्ट्रोनोसिल कैविटी, इनमें कौन कर रहा है, इनमें अनडेवलप्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम कोई खास डेवलप नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि इनके अंदर मेसोडर्म आ गई है तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्ट प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें पेरेन्काइमा कहा जाता है। अभी पेरेन्काइमा वर्ड अपन प्लांट के अंदर में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये प्लांट वाला पेरेन्काइमा नहीं है, ठीक है। ये पेरेन्काइमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उसको क्या करके रख रहा है, भर रहा है, उसको फिल कर रहा है, इसलिए पेरेन्काइमा, सिंपल ना, फिल कर रहा है इसलिए पेरेन्काइमा लिखा है। क्या स्पेसिफिक टिश्यू है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। ओके, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लेटरल लाइक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनमें विशिष्ट प्रकार का हो गया। अभी तक जो हमने निडेरियंस में पढ़ा कि नर्व सेल पहली बार देखी, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स वहाँ पर है, लेकिन उसका कोई फिक्स शेप साइज नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें पहली बार नर्वस सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ,
और नर्वस सिस्टम कैसा दिख रहा है? लेडर लाइक नर्वस सिस्टम में देखा जाता है। लेडर लाइक का मतलब क्या होता है समझिए। लेडर लाइक का मतलब होता है कि इस तरीके से दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्स है, ठीक है, दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्स है जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। और ये दोनों जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय द ट्रांसवर्स कमीशन। तो ये इनको आपस में जोड़ने का जो काम कर रही है वो ट्रांसवर्स कमीशन कर रही है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर को कैसा बन गया है, जैसे सीढ़ी की तरह, जैसे रस्सी है, दो रस्सियां डाल दी, उनके बीच में क्या लगा दिया? डंडे लगा दिए। तो ये एक तरह से ऊपर चढ़ने की सीढ़ी के समान हो गई। तो सीढ़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेडर। तो लेडर लाइक मतलब सीढ़ी नुमा। दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोर्स, दोनों को जोड़ने वाली ट्रांसवर्स कमीशन, ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है? आयामी। तो आयामी नर्व कोड, दो आयामी नर्व कोड, दोनों को जोड़ने वाली अनुप्रस्थ कमीशन, ठीक है। इस तरीके से और ब्रेन, तो पहली बार ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम में पहली बार इनमें ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, नॉट ब्रेन। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन ये मैं लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन का मतलब होता है ब्रेन का डेवलपमेंट। तो फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन appears, पहली बार ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कि भाई हाँ इनके सर भी है। इससे पहले वालों में सर स्पष्ट नहीं दिखा था, डिस्टिंक्ट हेड इज नॉट प्रेजेंट। तो इनमें पहली बार डिस्टिंक्ट हेड दिखना स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा डेवलप प्रकार का है। ब्रेन अलग से नजर आएगा, उससे निकलने वाली दो कोड, जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, ब्रेन से जो निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं? नर्व कोड। यहाँ पर भी नर्व कोड है, लेकिन यहाँ पर कितनी नर्व कोड है? 2। हमारे में कितनी? 1। और इनकी नर्व कोड किस तरह की है? आयामी। उस सभी में आयामी होती है, तो आयामी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड। अलग से इतना कोई घबराने वाली बात नहीं कि इतना टफ वर्ड लिखा लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड। नोट डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, नोट इतनी ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल को गुजराती में बोलते हैं आयामी। आयामी का मतलब क्या है? एकदम सीधा सीधा आ रहा है नीचे, ठीक है। तो आयामी नर्व कोड यहाँ पर पाई जाएगी, और ये ट्रांसवर्स जो इन आयामी को आपस में जोड़ रहे हैं, ये क्या है? अनुप्रस्थ और कमीशन मतलब संयोजक। तो अनुप्रस्थ संयोजक है जो इनको जोड़ रहे हैं, और ये लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? नर्व कोड से जो डायरेक्टली लंबे लंबे नीचे आ रही है, आयामी रूप से आ रही है, इसलिए आयामी नर्व कोड बोल दिया, ठीक है। बस तो ये दोनों पॉइंट आपके नर्वस सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नीट, ये याद रखना है आपको। इस पूरे इसके अंदर आपको जो पॉइंट्स है वो एक तो ये वाला पॉइंट अकॉर्डिंग टू नीट इंपॉर्टेंट कि पहली बार मसल भी यहाँ पर देखने को मिली है, और फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन भी यहाँ देखने को मिला है। और इनका नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है? लेडर लाइक होता है। ये पूछा जा चुका है, लेडर लाइक तो पूछा जा चुका है। अब आपको ये याद रखना है कि लेडर लाइक में क्या क्या होता है। ब्रेन से निकली दो आयामी, दोनों को जोड़ने वाली सीढ़ी के समान समझ रहे हैं, अनुप्रस्थ कमीशन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जैसा कि हमने कहा है कि फ्लैटवर्म जो चपटे कृमि होते हैं जनरली क्या होते हैं? एंडोपेरासाइट। जब अंतःपरजीवी है, अंतःपरजीवी जब ये होंगे तो फिर इनको ये क्या करेंगे? परजीवी क्या करते हैं? जिस होस्ट में, जिस यजमान में गए हैं उसी के फूड को क्या करेंगे? शक करेंगे। तो इनको तो बना बनाया खाना मिल रहा है, तो इनको अलग से डाइजेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? डाइजेस्टेड फूड को ही तो ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो गॉड है, जो नेचर है, उन्होंने इनके अंदर कोई भी क्या नहीं बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं किया, क्योंकि इनको रखा है इसी जगह पर है कि वहाँ पर ऑलरेडी इनको बना बनाया खाना मिलेगा, तो अलग से काम करने की क्या आवश्यकता है?
बना बनाया खाना मिल रहा है। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है होस्ट। लिखा है पैरासाइटिक फॉर्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। उनके अंदर जाएगी, हुक्स के थ्रू अटैच होगी, सकर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इन जनरल, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिनमें एब्सेंट होता है उनके एग्जाम्पल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा चुका है। क्लास सिस्टोडा, इस फाइलम की एक क्लास आती है सिस्टोडा, हालांकि आपको सारी क्लासेस याद नहीं रखनी है, लेकिन याद रखना है टेप फॉर्म जो होते हैं वो इसी क्लास में आते हैं, सिस्टोडा क्लास में। तो ये सिस्टोडा क्लास में जितने भी फ्लैटफॉर्म्स आ रहे हैं उन सब में डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन क्लास सिस्टोडा। एंडोपैरासाइट्स ज्यादातर आते हैं जिनमें टेपवर्म एक एग्जांपल है, ये भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू नीट इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये 3 पॉइंट इसमें से निकल के आए जो आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। बाकी भी आप लोग जनरली पढ़ना सब कुछ है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एक ये फ्लेम सेल वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। फ्लेम सेल क्या काम करेगी? उत्सर्जन के लिए विशिष्ट कोश, फ्लेम सेल्स, ज्योत कोश इनमें पाई जाती है। तो इनमें पूरे में आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। नंबर 1 मसल लेयर फर्स्ट टाइम, हेड फर्स्ट टाइम, फ्लेम सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स इनमें आ गई, ठीक है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम, लेडर लाइक, फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली क्या होगा? एब्सेंट। ओके, फिर बोल रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली एब्सेंट, या फिर अगर किसी में हो तो वो इनकम्प्लीट। ओके, डन। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एंडोपैरासाइट्स। अब देखिएगा ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन्हीं को विद डायग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इन्हीं सब पॉइंट्स को डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को जो भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए और आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हो। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ये ऐसे आप पढ़ लोगे याद नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल्स आपको जितने भी आएंगे वो भी लिख लिख के याद करने हैं और जो मेन स्ट्रक्चर्स आती हैं वो भी आपको लिख के याद करनी है। ओके, डन। तो यहाँ इस तरीके से ये पॉइंट आपका क्लियर। इस तरीके से अगला पॉइंट हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसके बाद नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इससे पहले वाला में जो हम लोगों ने बात किया था कि वो भी हेर्माफ्रोडाइट थे, ये भी हेर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। उनके अंदर भी कौन सा फर्टिलाइजेशन था? एक्सटर्नल भी था, इंटरनल भी था, लेकिन इनमें केवल कौन सा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल है, ठीक। इनमें खास बात ये कि इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन इज आल्सो प्रेजेंट। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि इनके अंदर कोपुलेटरी एपेटस जो है वो प्रेजेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल दोनों अलग नहीं होंगे, एक ही एनिमल में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन होंगे, ठीक है। ऑर्गन लेवल फर्टिलाइजेशन तो ऑर्गन होंगे, ओवरी होगा, ठीक है। इसी तरह से मतलब मेल फीमेल दोनों ऑर्गन होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जब मेल फीमेल एपेट बन गए, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद डायरेक्टली बेबी बन रहा है या कोई डिंब अवस्था आ रही है? अगर डिंब अवस्था आ रही है तो कौन सा डेवलपमेंट? परोक्ष, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें डिंब अवस्था पाई जाएगी। लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। ओके, तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। कौन से लार्वा हैं उनके नाम आपको पूछे जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बहुत सारे लार्वा के नेम एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं। स्पेशली प्लेटियलमिंथ के कोई लार्वा का नाम इन्होंने नहीं दिया, तो आपको याद रखना है लेकिन कि प्लेटियलमिंथ के लार्वा तो नहीं दिए, लेकिन आपको इन 2 एग्जांपल्स के लार्वल के जो नेम है ये याद होने चाहिए। क्योंकि जब आप 12th में जब हम पढ़ते हैं
कि हेल्थ डिजीज, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर ये चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर भी ये लार्वा के नियम आते हैं और यही इन्फेक्टिव स्टेज भी होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पर केवल आपको डायरेक्टली इनके नाम याद रखने हैं। जैसे लिवर फ्लू, यकृत कृमि, यकृत कृमि के लार्वा जो है ये 5 लार्वा लिखे हुए हैं। ये 5 लार्वा के नाम आपको याद रखिए, मिरासीडिया, स्पोरोसिस, टेरेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ठीक है। शीट, इनके अंदर कौन सा होस्ट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट, वो भी बात की बात है, वो भी हम बात करेंगे। ये लिवर फ्लू के एंडोपैरासाइट है तो उनमें डिजीज कोज करेगा, ठीक है। किसमें कोज कर रहा है, शीट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीट लिवर फ्लू। तो ये लार्वा का नाम आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से टेपवर्म, ये पोर्क के अंदर होता है, ठीक है। जो पोर्क जब उसको खाएगा तो उसके अंदर ये लार्वा स्टेज में मौजूद होता है, इसीलिए इसका नाम पोर्क टेपवर्म पड़ा। कौन कौन से लार्वा है ये भी आपको याद होना चाहिए, हेक्साक्लेंथ, ओर्कोस्पियर, सिस्टिसर्कस, सेम यही नाम याद रखने हैं, ओके। ये लार्वा टेपवर्म के, ये लार्वा शीट लिवर फ्लू के, ओके। तो ये इस तरीके से आपको इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखना है। क्या याद रखना है, लार्वल स्टेज के नेम। बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल से याद रखना है। लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है ओनली, ठीक है। भले ही ये उभयलिंगी जीव क्यों ना हो, फिर भी इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी देखो उभयलिंगी होते हुए भी इनमें भी क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेम गैमेट, एक ही के गैमेट, मेल फीमेल गैमेट नहीं मिलेंगे, मेल गैमेट किसी और का होगा, फीमेल गैमेट किसी और का होगा। हालांकि एक में ही मेल फीमेल बन रहे हैं, लेकिन इनमें भी वही कंडीशंस होगी, प्रोटोगायनेस, मेल पहले डेवलप हो गया, फीमेल डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके मेल गैमेट पहले रिलीज हो गए, दूसरे में फीमेल गैमेट डेवलप हो गए, मेल डेवलप नहीं हुए, तो उसके फीमेल से जाकर दूसरे का मेल गैमेट जुड़ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन किस में होगा, फीमेल में ही होगा, नो डाउट, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये एग्जांपल्स मिनिमम करके मैंने बताया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है ये, लेकिन कम से कम याद होना चाहिए। द क्लासिकल एग्जांपल, प्लेनेरिया हमेशा से सुनते हुए आ रहे, डुगेसिया, रीजनरेशन की खतरनाक पावर होती, ठीक है। रीजनरेशन किसमें आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लेनेरिया, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल नेम डुगेसिया। ये बायोलॉजिकल नेम भी याद होने चाहिए। जनरल नेम जैसे आप याद कर रहे हो टेपवर्म, पट्टिकृमि, पट्टिकृमि, पट्टिकृमि से काम नहीं चलेगा, आपको ये याद रखना चाहिए इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम दे सकता है वो, तो आपको ये पट्टिकृमि नहीं दिया, टीनिया सोलियम दे दिया, आप सोच में पड़ गए, पट्टिकृमि याद था आपको। बट बायोलॉजिकल नेम ज़्यादातर दिए जाते हैं, पट्टिकृमि दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो बायोलॉजिकल नेम जो याद होना चाहिए। इसी तरह यकृत कृमि का बायोलॉजिकल नेम रेशियोला एक्वेटिका। ये 3 एग्जांपल्स तो एनसीईआरटी ने दिए। अब बाकी जो एग्जांपल है वो ध्यान दीजिए। ब्लड फ्लू बायोलॉजिकल नेम सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, बीफ टेपवर्म टीनिया सेजिनेटा, डॉग टेपवर्म इकाइलोकोकस ग्रैन्युलोसस, ओके। चलिए, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने ब्लेडर वर्म लिखा हुआ है, तो सिस्टिसर्कस क्या ये भी कोई वर्म है, ये तो लार्वा है ना, हाँ ये लार्वा है, लेकिन ये लार्वा अगर आगे अपने स्टेप में नहीं बढ़ता है तो भी ये ब्लेडर वर्म के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर ये पोक से निकला और मेन इसका सेकेंडरी होस्ट है, तो मेन के अंदर ये चला गया और वहां से ये पोर्क में नहीं जाता है, तो मेन के अंदर ही रहा, तो ये किस पोर्क में रहेगा, सिस्टिसर्कस के ऊपर, जिसे ब्लेडर वर्म भी बोलते हैं। लेकिन अगर ये पोर्क में चला गया तो पोर्क में जाने पर जब ये हेक्साक्लेंथ लार्वा डेवलप करेगा उससे पहले इसको क्या बोलेंगे, कौन सा वर्म, टेपवर्म, पोर्क टेपवर्म, ओके। चलिए, इस तरीके से ये सारे आपको कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक याद होने चाहिए, और स्पेसिफिकली लार्वल और एग्जांपल्स, लार्वा के नेम और एग्जांपल्स पूछा जाता है, इनमें से क्वेश्चन याद होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं थोड़ी बार इसके डायग्राम, इसके डायग्राम से और ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन करने को मिलेगा। अभी ये सारा इस तरीके से आपका प्लेटी एलिमेंट्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके पढ़िए, कंपैरिजन करके पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल है, ओके। चलिए, સૌથી સવાયા
अमे सौथी शानदार महर्षि गुरुकुल नो असवायो